अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। एशिया कप खत्म हो गया, इंडिया जीत गया, 50 पर आउट हो गई श्रीलंका और बासानी 6 ओवर में 50 कर लिया इंडिया ने। इस पर तो बात करेंगे। हम आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रहा, कैसा रहा, खबरें लीक कौन करता है, कहाँ से ये खबरें आ रही हैं, आज आपको बताएंगे। और ये खबरें, ज़्यादातर खबरें मन घड़त है, झूठी हैं। ज़्यादातर खबरों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर खबरें मन घड़त और झूठी हैं। ये खबरें बना बना के बेची जा रही हैं और जाहिर है जो बेच रहा है उसको फ़ायदा है, और वो टीम के ड्रेसिंग रूम तक रसाई भी है उस बंदे को, और कोई एक खिलाड़ी का भी नाम सामने आ रहा है। ये सब मुबैना तौर पर हो रहा है, लेकिन पीसीबी ने इसका पता लगा लिया है और काफ़ी कुछ सामने आ चुका है। ये मामला चल कहाँ से रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, स्क्वाड के बारे में कौन बातें कर रहा है, शाहीन बाबर की गलत बातें कौन बाहर ला रहा है, जो कि जैसा हुआ नहीं है वैसा बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल रूटीन की बात थी, तल्ख कलामी नहीं होती, गर्मा गर्मी जब टीम हारती है तो होती है, ये एक रूटीन की बात है। दूसरी तरफ ज़का अशरफ साहब कोशिश कर रहे थे कि कोई मामला एक जानिब बैठे, अब कुछ और लोग हैं पीसीबी के जो बड़े मुतारिक हैं और बिला वजह में कुछ खबरें फैला रहे हैं, और बाबर आजम कैप्टनसी फालतू चीज़ें जो कि आपके वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब हैं और होनी भी ऐसा कुछ नहीं है। बाबर आजम विल रिमेन बी अ कैप्टन, लेकिन स्क्वाड में चेंजेस की बात ज़रूर हो रही है। पूरा स्क्वाड नहीं, लेकिन एक दो इंडक्शंस होंगी यकीनी तौर पर, इस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा खबरें हैं, बहुत ज़्यादा इनसाइडर्स हैं। हमें ज्वाइन किया है बदियुज़्ज़मा साहब से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं बदी भाई, और उनके साथ साथ सैयद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है जर्मनी से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हैदर भाई भी। थैंक यू सो मच जी दोनों हजरात का। बदी भाई पहले तो ज़रा इस पर बात करते हैं, अब तो काफ़ी नाम सामने आ गए हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी आ गया सामने, और इंजमाम, फ़खर, जमान, वसीम जूनियर, बाबर, एक जो इनका क्या कहते हैं उसको प्रमोटर है या मैनेजर है, उसका भी नाम आ गया है। खबरें झूठी झूठी बाहर ला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, किसी न किसी दौर में कोई ऐसा प्लेयर जरूर पाकिस्तान टीम में रहा है कि जो बाहर लोगों को खबरें, अपने मनपसंद लोगों को खबरें देता है ताकि वो चलाकर इंतजार बनाए। ऐसा ही कुछ हुआ, और काफी दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शाहीन और बाबर के दरमियान तल्खनामी हुई। शाहीन, बाबर ने जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को डांटा भी, बहुत से उनसे परफॉर्मेंस के बारे में भी सवाल किया। देखिए अफरान भाई, आप इतने अरसे से जो है इस फील्ड से जो है वाबस्ता हैं, आप क्रिकेट खेलते भी रहे, तो अक्सर ये होता है कि जब भी टीम की जीतती है या हारती है तो उसके बाद ड्रेसिंग रूम में 10 से 15 मिनट की मीटिंग लाजमी होती है। वो हेड कोचेज होते हैं, कप्तान होते हैं, मैनेजमेंट होती है, और जो अगर आप जीत जाते हो रहे होते हैं तो उस पर ये होता है कि यार हम जीते तो हैं, हमने कौन सी गलतियां की, उस पर भी बात होती है और उनको शाबाश भी दी जाती है। हारने पे बात भी होती है कि यार यहाँ हमने गलती की, यहाँ अगर तुम अच्छी बॉल कर लेते, यहाँ तुम अच्छी बैटिंग कर लेते तो हम मैच जीत भी सकते। ये चीजें रूटीन है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से जो खिलाड़ियों के प्रमोटर हैं, वो जो है उनको इतना वो ज्यादा डील दी हुई है कि वो टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां से जो है वो खबरें लेकर आते हैं। और फिर कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो अब नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि किसी को डिस्क्लोज करना। इसीलिए मैंने तो नाम नहीं लिया बदी भाई, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो ये वो प्लेयर है कि जो पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल बुनियादों पर खेल भी रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो और चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, खेल भी रहा है। तो इस तरह की बातें देखिए जेन नहीं रहती। अगर आपने बाबर के साथ कोई ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो आप उसको खुल के कहेंगे बाबर ये प्रॉब्लम है आपके साथ और मुझे ये एतराजात हैं, आप कर सकते हैं, आप कप्तान से कोई भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके से कप्तान को बदनाम करना, या कप्तान के कभी आप उसके बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं, कभी आप जो है जब आप एक आध दो मैचेस में चांस नहीं मिलते तो आप उसके खिलाफ बातें करने शुरू करते हैं। ये वक्त देखिए, मैं भी बाबर की कप्तानी में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ कि बाबर में अभी जो है वो सीखने का अमल है, अभी मुकम्मल कप्तान जो है वो बाबर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर को हम फौरन ही जो है वो वर्ल्ड कप से आउट कर दें और किसी दूसरे को कप्तान बना दें। इस वक्त मुझे बताएं, आपकी टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कप्तानी कर सकता है? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको बेहतर कप्तान लगता हो बाबर आजम से। अगर बहुत सारे लोग जो है अब तो बहुत मुश्किल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा बदी भाई, मैं आपसे अग्री हूँ कि नामुमकिन है। शाहीन शाफिजी को बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ठीक है, हार गई है, हार गई, हमारे हार गए, जीतते भी रहे, नंबर 1 भी रहे। बहुत सारी गलतियां आपने पीछे की हैं, जो 3 साल में हम जीतते तो रहे लेकिन अपनी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं किया, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। तो वो अगर हम बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर लेते तो आज हमें प्रॉब्लम नहीं होती कि नसीम शाह को कौन रिप्लेस कर रहा है, फखर को कौन रिप्लेस कर रहा है, शादाब को कौन रिप्लेस कर रहा है। ये हमें आज प्रॉब्लम नहीं होती।
उन्हीं खिलाड़ियों को मुतसलसल चांस देते रहना तीनों फॉर्मेट में, ये पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है और इस पर बिल्कुल बहुत सही, सारे बड़े प्लेयर भी बात कर चुके हैं। ज़बरदस्त, अग्री। हैदर भाई, खबरें बाहर आना और बहुत ज़्यादा खबरें, मैं आपको फैक्चुअल बताऊं, जब मैंने पता किया, खोज लगाई तो पता चला, बदी भाई को तो ऑलरेडी ज़ाहिर सीनियर है, सबने पता किया, पता ये लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रूटीन मैटर था। शाहीन और बाबर, यार देखिए गर्मा गर्मी होती है, कुछ नहीं कहा शाहीन ने, और मज़े की बात यह कि बाबर ने जब कहा तो उसका राइट था, वो कैप्टन है, उसका राइट था, उसने कहा। लेकिन शाहीन ने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ वैसा, शाहीन ने सिर्फ ये कहा कि यार बैटिंग परफॉर्मेंसेज भी अच्छी नहीं रही और हमें आपसे उम्मीद थी तो आपकी भी थोड़ी सी, और इसमें बाबर ने अग्री किया, उसने कहा मैं खुद इस पर अग्री हूँ, बहुत डाउन रहे हम, बुरी परफॉर्मेंस रही। लेकिन इस तरह से टीम की खबरें झूठी करके बाहर भेजना, इसमें कुछ खैर प्लेयर्स का भी कसूर है, उनके एक्सेस मिली हुई है उनके प्रमोटर या मैनेजर को, और वो बड़े बड़े लोगों का मैनेजर, यानी इंजमाम का, बाबर का अपना, और इमाम के साथ उनकी दोस्तियाँ, रिजवान का, उसके बाद अभी जो रिसेंटली हैं जमान और वसीम जूनियर, इस हद तक ये मामला चल रहा है। तो एक बैट्समैन भी है लेफ्ट हैंडर, तो वो भी मामला है। हाँ देखिए, ये एक बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान टीम का कि हर दौर में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो हमारे लिए जग हसाई का सबब बनती हैं। हमें सोचना चाहिए कि आप जब इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं तो आपका अंदाज क्या होना चाहिए। आप पाकिस्तान के 22 या 24 करोड़ अवाम में से सेलेक्ट हुए हैं 11 लोग। इसका मतलब है कि यू आर द बेस्ट। आपको फिर हर लेवल पे अपना बेस्ट दिखाना चाहिए, सिर्फ ग्राउंड में नहीं, ऑफ द फील्ड भी आपको जो है अपने आप को अपने आप काबू रखना चाहिए। मसला कहाँ से शुरू हुआ है? मसला हुआ है ये फ्रेंचाइज़ेज़ जब से शुरू हुई हैं। ये फ्रेंचाइज़ जो पाकिस्तान में 6 बनी हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती हैं। हर एक चाहता है कि मैं अपने रीजन में, अपने इलाके में जो है रूल करूँ और जो जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ। और एक फ्रेंचाइज़ ऐसी है पाकिस्तान की इस 6 लीग्स में, जो सबसे ज़्यादा चाहती है कि पीसीपी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर सब मेरा कब्ज़ा हो। हम जिस प्लेयर को चाहें खिलाएँ, जिसको चाहें ना खिलाएँ। ये चीज़ जो है, इसने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। फिर आजकल हर चीज़ मोनेटाइज़ हो गई है, हर चीज़ में पैसे कमाने की तरीके निकल आए हैं। तो अब ये यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया वाले हैं, जहाँ-जहाँ से पैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करते हैं, ऐसी सनसनी फैलाते हैं जिससे लोग देखें, जितने व्यूअर्स होंगे, देखेंगे, उससे उनको पैसा मिलेगा। तो अब वो चीज़ जो पहले सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पहले प्रिंट मीडिया था, अखबार तक थी, फिर वो टीवी तक थी, टीवी से निकल कर वो अब आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच गई है हर चीज़। अब उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो लोग और उसको इस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि हर आदमी जो है अपने पैसे बनाना चाहता है। ज़ाहिर है जिसने भी अंदर से कुछ बातें झूठी-सच्ची जो भी रिवील की हैं, वो उसने मुफ़्त में तो नहीं की हैं, अपने फ़ायदे के लिए की होंगी, या तो वो टीम में अपनी जगह मुस्तकिल बनाना चाहता हो या कुछ पैसे कमाना चाहता हो, लेना चाहता हो या अपनी खबरें बेचना चाहता हो, ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, मैं बाबर आज़म की कप्तानी में बात करूँगा। बाबर आज़म, बिल्कुल बदी ने सही कहा। इस वक़्त मैं हमेशा से पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी जगह मुस्तकिल हो। एक बाबर आज़म अकेला खिलाड़ी है जिसकी जगह मुस्तकिल है और वही कप्तान बन सकता है। आप जिसको भी बना लें, बाबर को हटा के जिसको भी बना, अगले मैच में वो बाहर हो जाएगा, 2 मैच के बाद बाहर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर आपका वाइस कैप्टन जो है वो कैप्टनशिप करे। तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन बाबर आज़म ने खुद क्या गलती की है, देखें, आप 2 तरीके से बादशाह बन सकते हैं। एक तो ये, आप किसी और को अपने बराबर बादशाह बनने ना दें। दूसरा ये होता है कि आप अपने वज़ीर बड़े स्ट्रॉन्ग रखें जो आपकी बादशाहत को चलाएँ। बाबर आज़म ने दोनों गलतियाँ की। पहली गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने अपने बराबर साथ में जो है ना कोई ऐसे अच्छे बैट्समैन नहीं रखे हैं मिडल ऑर्डर में। इसका मसला इसका नतीजा ये निकला है कि सारी बैटिंग का बोझ बाबर आज़म पे आ गया है और बाबर आज़म शायद चाहते भी यही थे, सारी बैटिंग का बोझ मुझ पे रहे ताकि सब मुझे देखें और मैं ही रन्स करूँ, मैं ही स्कोर करूँ। तो उसका नुकसान ही होता है जब आप आउट हो जाते हैं, फिर आपकी टीम एकदम से नीचे गिर जाती है। आपने मिडल अग्री। ऑर्डर में बैटिंग खत्म कर दी, बैट्समैन खत्म कर दिए, आपने मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन आपके पास नहीं है जो आपके आउट होने के बाद टीम सँभाल सके। फिर उसके बाद आपने कुछ प्लेयर्स के साथ जो है ताल्लुकात भी खराब कर लिए। ज़ाहिर है आप जब कप्तान होते हैं, आपके ताल्लुकात हमेशा खराब होते हैं क्योंकि आपने ड्रॉप तो करना है ना, आपने 11 खिलाड़ी खिलाने हैं, 15 आपके साथ हैं, 4 को आपने बाहर बिठाना है, तो उनके साथ जो 4 बाहर बिठाते हैं, उनके साथ ताल्लुकात खराब होते हैं। लेकिन आपको उसको एक पॉज़िटिव वे में, एक आपको कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, आपको एक टारगेट देना पड़ता है। बाबर आज़म की कप्तानी में सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो कहते तो हैं
कि हमने ये करना है, वो करना है, ये ऐसे काम नहीं होता है। आज की दुनिया में कैलकुलेटेड है। आज बैट्समैनों को, ओपनर्स को, मिडल ऑर्डर बैटिंग को, बॉलर्स को, सबको टास्क दिए जाते हैं कि आपने ये करना है, आपने इतने ओवर्स तक बैटिंग करनी है, आपने रन रेट ये रखना है, आपने इतना एवरेज रखना है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। यानी पाकिस्तानी टीम, मैं आपको बताऊँ, इस वक़्त प्रोटोकॉल्स के बगैर चल रही है। जब तक प्रोटोकॉल्स नहीं बनाएँगे, इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। जब तक आप छोटी टीमों से जीतते रहेंगे, लोग वाह-वाह करते अग्री, रहेंगे। जिस दिन प्रोटोकॉल्स का एक इशू है। अच्छा हैदर भाई, ज़रा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पर भी बात करते हैं, उस पर भी एक आपको इनसाइडर देते हैं और ज़रा आप लोगों से उस पर भी बात करते हैं। आप लोगों के पास तो पहले ही हमारे एक्सपर्ट्स के पास, लेकिन सुनने वालों के लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट्स अब तक हो क्यों नहीं रहे, और वर्ल्ड कप से पहले होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बताते हैं आपको। जी, अंदर की खबर आज आपको दी है और बड़ी खबर यही है कि कौन लीक कर रहा है। दोनों का बता दिया आपको कि एक तो मैनेजर है, काफ़ी लोग समझ गए होंगे, और बुरे साये से दूर रहना चाहिए। इससे मज़ीद जो समझना चाहे वो समझ जाए। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम ज़रा कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले की। बदी भाई, बड़ी कोशिश की उस्मान वाला ने और ज़का अशरफ ने, शरीफ आदमी है ज़का अशरफ साहब, ज़रा ठंडे मिजाज के, वरना करने को अगर आए तो एक ही दिन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यार क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से नाम बनता है, ठीक है कि आप बाकी चीज़ों में अपना हिस्सा मांगें, लेकिन ज़्यादा अगर हिस्सा मांगेंगे तो ये ब्लैकमेलिंग होगी। अगर इसकी जगह जाकिर खान होते, उस्मान वाला साहब की जगह, तो सख्ती से करवा लेते अब तक। देखिए असान भाई, होता ये है कि देखिए आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने गुजर चुके और आपने अभी तक जो है खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। अगर आप दुनिया भर की क्रिकेट को देखें तो वहाँ जो खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उनको इस तरह के पैसे दिए जाते हैं कि भाई वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ ये है कि अब इन्होंने ये एक बनाया जी कि ए कैटेगरी वाले को 45 लाख रुपए देंगे। अगर इसमें आप 27 से 28% काटे ना अरसान भाई, तो ये वापस पैसे वही बनते हैं 27 लाख 28 लाख रुपए। तो खिलाड़ी चाहते हैं, बिल्कुल खिलाड़ी ये चाहते हैं कि भाई आप उनकी जो है कमर्शियल को भी यूज करते हैं, आप उनके सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का लोगो तो होता ही है शर्ट में, वो तो वो लगा को खेलने को तैयार है। अब तो हमें ये भी आवाजें आने लगी है कि खिलाड़ियों ने कहा है जी कि अगर हमें पैसे नहीं देंगे और पाकिस्तान का लोगो तो लगाएंगे और शर्ट पे होगा, लेकिन दूसरे किसी भी प्रमोटर का हम लोगो अपनी शर्ट पे नहीं लगाएंगे, ये भी खिलाड़ियों ने कह दिया है। तो इस बात पर भी जो है पाकिस्तान के बोर्ड जो है काफी परेशान है कि आया हम करें क्या। ये तो बड़ी खबर है बदी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ियों ने कह दिया है और इस बात पर खिलाड़ियों को राजी किया जा रहा है कि भाई वो इस तरीके का ना करें। और दूसरा जो एक लीग का मसला आ रहा है कि भाई जो ए और बी कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं उनको हम सिर्फ एक लीग की इजाजत देंगे जो PSL के बाद, तो उस पर भी खिलाड़ियों को काफी तवज़ात हैं कि भाई अगर हम जाके लीग खेलते हैं तो उससे उनकी अर्निंग होती है, तो अगर आप इसको ये महदूद कर देंगे तो हमारे वो पैसे भी चले जाएंगे। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तगड़ा होना चाहिए ताकि अगर हम एक ही लीग खेलें तो हमें कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब खिलाड़ी कमर्शलाइज हो जाता है, जब स्टार बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है, तो फिर वो देखें आप बोर्ड उनकी मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं, खिलाड़ियों की वो वैल्यू हो जाती है। तो अब मसला सारा यहाँ पर ये अटका हुआ है कि खिलाड़ियों को किस तरीके से राजी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की बोर्ड इतना कमजोर है कि अपने खिलाड़ियों को भी राजी नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल में आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो इन खिलाड़ियों से बात करे, उनको बोले भाई ये जब नेशनल ड्यूटी होगी तो आपको कोई लीग नहीं खेलनी होगी, जब नेशनल ड्यूटी नहीं है तो वो उस टाइम आप लीग खेल सकते हैं ताकि खिलाड़ियों को भी मसले मसाइल ना हो। देखिए असलाम भाई, हर कोई अपने चाहता है कि जब जैसे जैसे वो मशहूर होता जा रहा है या कुछ भी करता जा रहा है या अच्छी क्रिकेट खेला है तो पैसे कमाने के लिए हर कोई निकलता है। सही यही वजह है, तो यही वजह है कि इन खिलाड़ियों ने जो है वो खास तौर पर कहा है कि 2 से 3 जगह, एक तो आप उनको इनामी रकम में से पैसे नहीं देते, उस पर उनको तहफात हैं, फिर कमर्शलाइज जो होते हैं उनके पैसे नहीं देते, फिर लोगों वगैरह जो लगते हैं उन पे भारी रकम आती है। तो वो मुतालबा किया है खिलाड़ियों ने कि भाई हमें इसके भी पैसे दिए जाएं। तो ये बातें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मान नहीं रहा। तो आप देखें कि क्या होता है, टास्क जो है वो मिसबाह उल हक को, मोहम्मद हफीज को और उसके अलावा इंतजाम उल हक को दिया गया कि खिलाड़ियों से बातचीत करें। अब मसला तो सारा ये है कि अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप से क्या होगा। अभी तो इतना वबीला मतलब है कि वर्ल्ड कप में आपकी टीम ही फिट नहीं है और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम नसीम शाह नहीं जा रहा चाहिए, और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि RS लोग भी मुकम्मल फिट नहीं है।
मैं पहले बता दूं आपको, और वहां जाकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ सकती है। चलो लेकिन जहाँ हम चेंजिंग की बात कर रहे हैं ना, देखिए आप शराब को चेंज कर देंगे, फखर को चेंज कर देंगे, आप लाएंगे किसको? आपके में मुतबादिल है कौन? कोई नहीं, असल में तो आपने मुतबादिल बनाया ही नहीं है 2 साल में कि जो यही यही दो यही। अच्छा बदी भाई, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। मैं ज़रा पहले ये ज़रा पीसीबी और इस पे बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं अभी अगले हाफ में इसी पर बात करने वाला हूँ कि अब आपने मुतबादिल नहीं बनाया। हैदर भाई ने तो शुरू में ही कहा ये बात कि हमने जो वजीर रखे तो वजीर भी ऐसे रखे कि सारा बोझ खुद उठाना पड़े बादशाह को। हैदर भाई, कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब तो सामने हैं कि किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बाकी दीगर प्लेयर्स जो हैं ममालिक के, उनके भी ज़रा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बताएं, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? आज क्रिकेट जो है बिल्कुल कमर्शियल हो चुकी है। दूसरे बोर्ड जो हैं, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं। हमारा पीसीबी का जो स्टाफ है बिल्कुल ही नाअहल है। वो कहने को तो लम्स के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं। मुझे हैरत होती है, यूएस में मेजर लीग का बिजनेस मॉडल एक टैक्सी ड्राइवर तो बना लेता है, लेकिन यहाँ पीसीबी में बैठे हुए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए हैं वो बिजनेस मॉडल नहीं बना सकते। आपको इस वक्त पीसीबी को बिल्कुल उस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा जैसे दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग्स या जहाँ पे ये अर्निंग होती है, ऐसी लीग्स चल रही हैं, उसके लेवल पे आके आपको ऐसे मॉडल जरा बनाने अपने पड़ेंगे। हैदर भाई, अपने पड़ोसी को देखना पड़ेगा, कितने पैसे कमा कमा कर प्लेयर्स को वो काउंटी और कोई लीग नहीं खेलने देते, वो खुद ही इतना पैसा दे देते हैं ना, अब आप देखें अरसलान, आप ये देखें, आपने 4-5 प्लेयर्स के ऊपर सारा तकिया किया हुआ है कि इनसे पैसे कमा के, इनके जरिए पैसे हासिल करके हमने अपने तिजोरियां भरनी है। दिस इज वेरी, मतलब ये बहुत ही बुरा है। इससे खराब आपने दूसरी तरफ जो है अपनी क्रिकेट बिल्कुल तबाह कर दी। जनवरी से अब तक जो है कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई। अब जो कायदे आज़म ट्रॉफी शुरू हुई है, आप उसको देखें, किसी टीवी चैनल पे वो नहीं आ रही है। आप यूट्यूब पे कहीं पे दिखा भी रहे हैं तो उसका मैयार ऐसा है, स्टैंडर्ड ऐसा है कि कोई देखना नहीं चाहेगा। आपने अपना अपना सिस्टम खुद तबाह कर दिया। आप दूसरी तरफ जाएं, इंडिया जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाएं, काउंटी क्रिकेट आप देखें, उनकी अपनी टेस्ट क्रिकेट के लेवल से भी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ज्यादा ब्रॉड वहां पे जो है वो कमर्शियल्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, पैसा मिलता है, वो पैसा कमाते हैं। जाहिर सी बात है, प्लेयर्स भी पैसा कमाना चाहते हैं, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। बात सिर्फ ये होती है कि कौन पैसे के जरिए पैसा कमाता है। पीसीबी पैसे के जरिए पैसा नहीं कमाना चाहता। पीसीबी जो है ना, कुछ प्लेयर्स के जरिए पैसा कमा के अपनी तिजोरी भरना चाहता है। तो अब प्लेयर्स जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक तरफ अपने तो खजाने भरे जा रहे हैं और हमारे लिए जो है कुछ नहीं, अब हमें ज्यादा नहीं दे रहे हैं, जबकि हम ही हैं, हमें एलिमेंट है जिसकी वजह से आप कमाते हैं। देखिए, जंग में फौजी जो लड़ता है उस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। जंग में कमांडर्स वगैरह जो होते हैं उन पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जंग तो वो लड़ते हैं। प्लेयर्स हमारे जो हैं वो सोल्जर्स की तरह है, ये जंग लड़ रहे हैं, इनको आप ज्यादा फैसिलिटेट करें ताकि ये कहीं भी ना जाए। आप पूरे साल में एक पीएसएल होती है बड़े बुरे तरीके से, आप 3-4 अपनी लोकल लीग्स कराएं, अपना सिस्टम बनाएं, आप पैसा क्रिएट करें, खुद ब खुद प्लेयर्स आएंगे, खुद ब खुद यहाँ खेलेंगे, प्लेयर्स को भी पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जबरदस्ती बदमाशी से फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे, उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे लेकिन उसके बाद जो है फिर कहीं ना कहीं से वो आग तो भड़केगी ना। आपको इसको सोचना पड़ेगा। फिर वो आप चाहे, रिटायरमेंट का सिलसिला आ जाएगा हैदर भाई, जैसे आमिर की आ गई थी। जी बिल्कुल, देखें ना, आमिर ने, देखें, आमिर ने खुद, मेरी बात हुई, मेरी पर्सनल बात हुई आमिर से। आमिर ने कहा, हैदर भाई मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए खेल के इतना पैसा नहीं बनाया जितना मैंने 2 साल में ये लीग से बना लिया पैसा। सही जाहिर बात है है। उनको भी पता चाहिए ना, खर्चे हैं, सबके खर्चे हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके अपने अपने लेवल पे खर्चे हैं, उसको देखना पड़ता है। अब सही। पीसीबी चाहता है कि अपना 70% अपने पास रखे, 30% इन प्लेयर्स को दे। तो 30% पे सॉरी सर, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं करेगा, आप जितनी कोशिश कर लें। नेक्स्ट डे ये होगा, ये सब छोड़ के चले जाएंगे, वहां जाके खेलेंगे और आप फिर परेशान होंगे प्लेयर्स कहाँ से लाएं। फिर आप जो है वो डंडा चलाएंगे, आप गवर्नमेंट को बीच में लाएंगे, हुकूमत को बीच में लाएंगे, आप इस पासपोर्ट बैन कर देंगे। मतलब अब मुझे ये पता चला है अरसलान, आपको सुन के हैरत होगी, आपको पता है क्या तजवीज दी गई है पीसीबी को? इनके पासपोर्ट बैन कर दो, एग्जिट कंट्रोल में नाम डाल दो। यार, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं ये सब? ये तो ये वैसे बड़ी अजीब मॉडर्न। बात है बदी भाई। हैदर भाई जो बात कह रहे हैं, अच्छा सुनने में हमें भी आ रही थी, देखिए पासपोर्ट रख लें, ये कर लें, वो कर लें, बड़ी अजीब बातें हैं ये तो। देखिए मेरी बात सुने अफसान भाई, देखिए कुछ भी आप कर लें, आपका ये मसला हल होने वाला नहीं है, और इस वजह से मसला हल होने वाला नहीं है जब तक आप खिलाड़ियों के मुतालबात नहीं मानेंगे। कल आपको जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरा ये है कि आप रका अशरफ की आप बात करें, देखिए रका अशरफ साहब तो आपको खुद नहीं पता कि मैं आज हूँ या कल नहीं हूँ।
ठीक है, वो तो अभी तो उन्होंने ना नजम सेठी आए, उन्होंने जो है वो इलेक्शन कराए और चेयरमैन बना, और ना ही इन्होंने आगे आगे जिनको टास्क दिया गया था कि आप इलेक्शन कराएं और चेयरमैन बने, उसके बाद जो है वो जो तमाम मामलात होंगे वो। अभी तो हमारा क्रिकेट, आप खिलाड़ियों के कॉन्टैक्ट की बात करें, हमारा क्रिकेट बोर्ड कहाँ खड़ा है, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, हमारे गवर्निंग बोर्ड में भी पता नहीं है कि कौन आता है कौन जाता है। अब दूसरा रोज फाइनल में देखे सलमान नसीर वहाँ खड़े हुए थे, वहाँ चेयरमैन को होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास चेयरमैन है ही नहीं, चेयरमैन होता तो वहाँ खड़ा होता। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर हो चुका, इतनी इसमें सियासत इन्वॉल्व हो चुकी कि जो आता है अपना बंदा लेकर आ जाता है, वो आके खड़ा हो जाता है, फिर दूसरा आता है वो अपना बंदा ले आता है। इसी कुर्सी की जंग जो है म्यूजिकल चेयर में जो है पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। चले एक बदी भाई, एक ब्रेक से वापस आता हूँ, तो जरा चेंजेस पर भी आप दो हजरात से बात करते हैं। जो खबरें आ रही हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हैदर भाई भी सही है अपनी जगह के, चेंजेस अब इस मौके पर आकर करना ये तो एक और बड़ा डिजास्टर होगा। अच्छा हुआ क्या है, इतनी टॉप टीम और इस एशिया कप के इंडिया वाले मैच से पहले एक हवा बनी हुई थी हमारी टीम, और ठीक खेल रही थी, एक दो परफॉर्मेंसेस बुरी आती हैं तो हम बिल्कुल ही टीम का मोरल डाउन देखते हैं और ख़ुद भी शायद करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इस पर करना क्या है, अंदर की खबरें क्या है, अंदर हो क्या रहा है, वो भी बताते हैं आपको। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसका मोरल इतना डाउन क्यों हुआ, डाउन तो हो गया, चलें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यही वो टीम थी जो इंडिया के मैच से पहले एक चैम्पियन टीम थी, हवा बना हुआ था, हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसको दुनिया भर में बेस्ट बॉलिंग अटैक गर्दाना जा रहा था। इंडिया ने फाइनल खेला है श्रीलंका के साथ, 50 रन पर आउट हो गई। हैदर भाई बड़ा अनजस्टिफाइबल है कि होम सीरीज़ में 50 रन जैसे स्कोर पर आउट हो जाना। इंडिया का मोराल तो इतना बढ़ गया, अच्छी परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली इंडिया की, लेकिन मोराल इतना बढ़ गया कि अब वो जब वर्ल्ड कप में जाएंगे तो बड़े हाई मोराल के साथ जाएंगे। बिल्कुल, इस मैच ने तो वाकई लोगों को परेशान भी किया है और हंसा भी दिया है। परेशान इसलिए हो गए हैं कि इंडिया की टीम जो है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं थी जितना अचानक एकदम से आ गई है। अभी 1 महीने पहले तक कोई भी इंडिया को फाइनल में नहीं देख रहा था। सब सेमीफाइनल में तो देख रहे थे, लेकिन कह रहे थे फाइनल तक शायद ना पहुंच पाए। लेकिन अभी एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद इस तरीके से, और सिराज को मैं बहुत अच्छा बॉलर समझता हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी अभी बॉलर नहीं बना है कि वो 6-7 खिलाड़ी जो है वो एकदम से आउट कर जाए। तो ये बड़ा अजीब सा हुआ है। मुझे नहीं पता कि या तो वाकई पिच के अंदर इतना इतना उसके अंदर पेस आ गया था कि वहां पे वो उनसे स्विंग संभल नहीं पा रही थी बैट्समैनों से श्रीलंका के, या फिर कुछ जो है वो जल्दबाजी का शिकार हो गया श्रीलंकन बैट्समैन। यार एफर्ट भी नहीं थी हैदर भाई, आपने अगर देखा हो तो स्विंग ठीक है, बॉल हो रही थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी कि आप बिल्कुल ही ना, अनप्लेएबल तो नहीं थी कंडीशन। नहीं, इतनी स्विंग तो हमेशा होती है, हर जगह होती है। कहाँ आप लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलें, वहाँ भी इतनी होती है। आप जो है पहले रावलपिंडी में जो पुराने ग्राउंड में जब होती थी, वहाँ भी इतनी ज़्यादा होती थी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। अच्छा, एक बात ये है कि आप 50 ओवर का मैच खेल रहे थे, यानी आपको पिच पे टाइम लेना था। उनके 3 बैट्समैन जो आप देखें, वो शॉट खेलते हुए आउट हुए, यानी गैर ज़रूरी शॉट्स खेल रहे थे। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए था, अपने आप को पिच पे स्टे करना चाहिए था। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका की टीम जो है वो इंडिया को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रही थी, और वो ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आए और जल्दबाजी में श्रीलंकन बैट्समैन आउट हो गए। लेकिन इससे अब क्या हो गया है, हमें उस पे बात करने का फ़ायदा नहीं है। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होगा। आगे जो इस वक़्त सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रांग सामने आई है। लेकिन अभी 3 मैच हैं इंडिया के वनडे ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप से पहले, वो बड़े अहम होंगे। अगर उसमें कहीं इंडिया हारती है तो उससे फिर मोरल फिर दोबारा नीचे वापस जाएगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी बड़ी अहम है, क्योंकि उनको वहाँ पे वर्ल्ड कप पूरा खेलना है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके साथ-साथ एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वनडे क्रिकेट जो है वो बड़ी डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है। वो टी20 की तरह नहीं है, बल्कि वनडे में ये है कि जहाँ बैट्समैनों ने या बॉलर्स ने ज़रा-सी सुस्ती दिखाई, तो वहाँ पे वो दूसरी टीम ऊपर आ जाती है। तो इंडिया की टीम के लिए भी अपनी कारकर्दगी जो इस वक़्त उनकी है, या उनकी जो रेपुटेशन इस वक़्त है, उसको कंटिन्यू करना ये भी बड़ा मुश्किल होगा। और सबसे ज़्यादा जो इस वर्ल्ड कप में प्रेशर होगा, वो इंडिया के ऊपर होगा, क्योंकि इंडियन जो तमाशाई हैं, उनके फैन्स हैं, इंडिया में बड़े वो फैनेटिक हैं, बहुत ही फैनेटिक हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं।
ज़रा सा इंडिया की टीम कहीं नीचे आए वो तो आग लगा देंगे, जला देंगे, तोड़-फोड़ कर देंगे। तो ये बड़ा प्रेशर है इंडिया की टीम के ऊपर और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल देखें तो उ उन्होंने सारे मैचेज़ ऐसे रखे हैं इंडिया के ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंडिया आसानी से जीत सके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि इंडिया इस सिचुएशन से कैसे निकलती है और आगे कैसे पहुँचती है। बदी भाई, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, उस पर करते हैं बात। ये जो फाइनल हुआ बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग फाइनल हुआ, बल्कि मैं कहता हूँ क्या फाइनल हुआ, 21 ओवर में पूरा फाइनल खत्म हो गया दोनों साइड की बैटिंग का। देखिए भाई, इसी को कहते हैं क्रिकेट और इसी का नाम है क्रिकेट। और देखिए अगर आप टॉस जीत कर तो श्रीलंका ने बैटिंग की है। रोहित शर्मा ने भी टॉस के वक्त कहा कि मैं टॉस जीतता तो मैं ही बैटिंग करता। तो आखिर क्रिकेट में ऐसा कुछ नजर उनको नहीं मॉइस्चर था। अब देखिए जब मैच खत्म हुआ तो सिराज से जब रवि शास्त्री ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो पहला ओवर कर रहे थे तो उनको उनका गेंद जो है अंदर भी हो रहा था, बाहर भी हो रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा आगे गेंद किया और आगे गेंद करने के बाद मुझे जो है मदद मिली। इन स्विंग भी हो रही थी मेरी, आउट स्विंग भी हो रही थी और गेंद कैप जो है वो जो ऊपर की तरफ स्किड भी कर रहा था। तो जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। और वहाँ अब श्रीलंकन बल्लेबाजों को देखें कि उन्होंने जो है एक दो ने तो गलत शॉट गेंद के आउट, लेकिन अगर आप बात करें तो दो तो बोल्ड हुए, तीसरे को एज लगा जो कीपर के पास गया। तो यहाँ पर पड़ेगा सिराज को कि जिस तरीके से उसने बॉलिंग की और उसकी दोनों तरफ गेंद जो है वो हो रहा था। अगर आप अपने पास बॉलर की बात करते हैं कि भाई 10 आउट कैसे, तो कल मेरे ख्याल में सारे 10 आउट करके इंडिया ने बता दिया कि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक भी जो है वो किसी से कम नहीं नहीं, वैसे तो अगर मैं औसतन देखूं ना बदी भाई, तो इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक की औसत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, 21 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, दूसरा ये बदी भाई, हम हार गए श्रीलंका से और बिल्कुल ही ऐसे हाथ छोड़ के हार गए और वो 50 पे आउट हो गए, जबकि इंडिया वही टीम है जो बांग्लादेश से हार के फाइनल खेलने आ रही थी। देखिए इंडिया की टीम अगर हम देखें ना, जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच भारत ने खेला 266 रन उन्होंने बनाए, तो हमने तो वहां पर ढोल चमके और बगड़े डालना शुरू कर दिए थे कि भाई हमने आउट कर दिया और हम जीत जाएंगे। हालांकि वो मैच मुकम्मल नहीं हुआ था। अगर वो मैच मुकम्मल होता तो अब पता चलता कि कौन सी टीम जो है वो जीती है, कौन सी टीम हारी है। लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे इंडिया ने दोबारा कमबैक किया, वो इन्होंने पूरी टीम प्लानिंग के साथ आए और जिस तरीके से वो आए और पाकिस्तान को उन्होंने जो आउट क्लास किया वो आपके सामने है। हम इस पर भी आप कहते हैं जी कि बाबर बाबर बाबर, देखिए 228 रन अकेले बाबर नहीं बना सकता था। ये पूरी टीम का फेलियर है और पूरी टीम को फेलियर को जो है ये मानना चाहिए। एक अगर कप्तान और अभी कुछ देर पहले जो है ना हैदर भाई बात कर रहे थे और मैंने भी आपके सामने बात की थी कि आपके पास तगड़े दो बल्लेबाज नहीं है मिडिल ऑर्डर में। ये जो सलमान अली आगा हैं वो आप उससे काम तो चला सकते हैं लेकिन तगड़ा आप भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा ही इफ्तिखार है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। एवरेज प्लेयर हैं, एवरेज प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर नहीं है। अच्छा बदी भाई, अब जरा इस पर आए ना, क्या खबरें हैं यार, अंदर की खबरें मिल रही हैं, बड़ी कोई मीटिंग की सिलेक्शन कमेटी के हेड ने और बड़े कोई इधर उधर से बातें हुई और फिर बाबर से भी डिस्कशन हुई। खबरें हैं जी कि अबरार की इंडक्शन, सरफराज की इंडक्शन, क्या खबरें हैं सर, क्या सदाकत है इसमें? अफरान भाई देखें, आप मुझे ये लग रहा है कि अब लोग जो है ना खबरें चलवा रहे हैं और इस तरह की खबरें चलवाना, मुझे 15 का स्क्वाड है और हमने जो है ना सब लोगों ने मेल मिला के 22 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया कि 22 खिलाड़ी जाएंगे, तो किस किस को शामिल करेंगे मुझे नहीं लग रहा। मुझे ये लग रहा है कि एक दो चेंजेस के अलावा ज्यादा चेंजिंग सिलेक्शन कमेटी नहीं करेगी। यही बात हफीज कराची आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस वक्त बड़ी चेंजिंग जो है वो उसकी हाथ में नहीं है। उसके अलावा जो मिसबा अलग से आज हमारी बात हुई, अलग सिंह साहब वो भी ज्यादा चेंजिंग के हाथ में नहीं है। यही शादाब खान है, यही फखर है जो आपको मैच जितवाता भी रहा है। तो मेरे ख्याल में जो क्रिकेट कमेटी है वो इनको यही मशवरा देगी कि 1 से 2 चेंजेस के अलावा ज्यादा चेंजेस ना की जाए। अगर चेंजिंग करते हैं और नया प्लेयर एक जाता है तो उसको भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल में 2 चेंजिंग, ये कोई कह रहा है जी कि सरफराज वापस आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी कि दानी वापस आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी इब्रार वापस आ रहे हैं। देखिए अगर इब्रार को वापस आए तो सामा मीर ने क्या कसूर किया था, वो तो मैच में बैठे बैठे जो है वापस आ जाएगा। सही बात है। कहने को तो 10 बातें लोग कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल में 2 से चेंज हद हो जाती है। तो आप जो है वो कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में हारिस लोगों को अगर आपने देखना है तो 3 चेंजेस हो सकती हैं, वरना कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चेंज और होनी भी नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप सर पे 3 साल से ये टीम हमने रखी हुई है और इसी टीम के भरोसे हम खेल रहे थे। हैदर भाई, चेंजेस में अब्दुल्ला शफीक शायद करेंगे, उसको वर्ल्ड कप के लिए रिटेन रखेंगे कि अब्दुल्ला रहे साथ। अब्दुल्ला शफीक अच्छा ऑप्शन है फ़खर की जगह पर और ठीक है,
लेकिन उसके बाद कोई ऐसा बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। सऊद शकील बैठा हुआ है, साथ चला जाएगा, वर्ल्ड कप में खेल लेगा जहाँ पे खेलना है। ना रिजवान चेंज हो सकता है, ना इमाम चेंज हो सकता है, ना आप इफ्तिखार अब चेंज कर सकते हैं। शादाब आपका बड़ा पाए का बॉलर है, अब आप उस पर रिलाई करते हैं, वो परफॉर्मेंस दे ना दे, हम रिलाई करते हैं। नवाज है, क्या करेंगे चेंज में? अबरार आ भी गया तो उसामा मीर का क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से कोई बड़ी चेंज नहीं होगी और शायद एक भी चेंज ना कर पाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है और इनके पास जो है कोई कैंप लगाने का भी टाइम नहीं है जिसमें देख सकें। और अबरार के लिए मैं तो किसी तौर पर उस फेवर नहीं करूंगा कि वो वर्ल्ड कप में जाएं, क्योंकि अबरार का प्रॉब्लम ये है कि वो 6 की 6 गेंदें डिफरेंट करते हैं। वनडे में नहीं चल सकता। वनडे में आपको एक लेंथ लेके, एक लाइन लेके बॉल करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको तजुर्बे नहीं करने होते हैं। दूसरी तरफ आपको बैटिंग में वही बैटिंग लेके जानी पड़ेगी जो इस वक़्त आपके पास अवेलेबल है। हाँ, मैच टीम आपको बनानी पड़ेगी, मैच टीम आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन आपको किसको खिलाना है। मैं तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक एज़ ए ओपनर के लिए फ़ेवर में हूँ कि इन दोनों को जाना चाहिए। ये अच्छे ओपनर, एस्टेब्लिश ओपनर बनेंगे। फ़खर ज़मान जो है वो अभी भी वैसे एक ख़राब फ़ेज़ में चल रहे हैं, तो और उन पे ज़्यादा बोझ ना डालें, वो और नीचे गिर जाएँगे। तो मुझे नहीं। अच्छा, एक आपको बात बता दूँ जी। कि वाइस कैप्टन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को बनाने का फैसला हो गया है और शाहीन शाह ओ, अफरीदी जो है वो टीम के वाइस कैप्टन होंगे, ये बड़ी मुझे पता खबर हैदर भाई, बड़ी खबर दी जाते जाते आपने। ले है। जी। जी, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे और बदियू जमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बड़ी बड़ी खबरें और इनसाइडर्स पर आज प्रोग्राम किया है। आखिर में जाते जाते वाइस कैप्टन की खबर भी दे गए हैदर भाई के, शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन के लिए तकरीबन मामला फाइनलाइज हो गए। ये खबर हैदर भाई की बड़ी खबर है। चलें जी, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।